स्वागत है आपका एक बार फिर से इतिहास की क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 का पाठ 2 लेखन कला और शहरी जीवन का तीसरा असाइनमेंट। इससे पहले हम आपको 2 असाइनमेंट बनाकर भेज चुके हैं, तो तीसरा असाइनमेंट शुरू करते हैं। यह असाइनमेंट कुल 30 अंकों का होगा। सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य हैं और सभी के अंक भी उसके सामने दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से पढ़िए और मिलान कीजिए। पहला मिलान है एक पुस्तकालय का। इसमें सीढ़ी नुमा मीनार, ए, बी मारी, सी पुस्तकालय का निर्माण, डी अक्कद के राजा और ई निनवे नाम का शहर दिया हुआ है। तो एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण असीरिया साम्राज्य के राजाओं ने करवाया अपने साम्राज्य की राजधानी निनवे में। तो एक का जो मिलान होगा आपका वो होगा ई के साथ निनवे। 2, सारगोन। सारगोन जो थे वो एक अक्कदी राजा थे, अक्कद के राजा थे, और एक टूटी हुई मूर्ति पाई गई है जिन पर उनका नाम खुदा हुआ मिला है। तो सारगोन का जो दूसरा मिलान होगा वो होगा डी के साथ। तीसरा, जिगुरात। जिगुरात जो था वो बेबीलोन नगर के अंदर एक सीढ़ी नुमा मीनार थी। उसके अलावा बहुत सारे वहां महल थे, मंदिर थे। जो जिगुरात था वो सीढ़ी नुमा मीनार थी। तो तीसरे का जो मिलान है आपका वो होगा एक के साथ। चौथा, असुर बनीपाल। जो असुर बनीपाल थे वो असीरिया साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा हुए हैं, जिन्होंने अपनी राजधानी निनेवे के एक मंदिर में एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण करवाया ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी ज्ञान की प्राप्ति कर सके। ये मंदिर उनकी राजधानी निनेवे में था और उनके इष्ट देव का मंदिर था जिसको बोलते थे नाबू। ये आप लोग याद रखें। पांचवा, तो असुर बनीपाल जो थे इन्होंने एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण करवाया। पांचवा, मेसोपोटामिया की राजधानी। तो मारी जो शहर था वो राजधानी शहर था और मेसोपोटामिया की राजधानी थी। इसे याद रखेंगे। एक बड़ा विशाल राजा का महल इस राजधानी में था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके कुल 8 अंक के लिए है। पहला, डैश फरात नदी की उर्दू धारा पर स्थित था। इसमें हमें उस नगर के बारे में बताना है जो फरात नदी के किनारे पर स्थित था। तो मेसोपोटामिया की जो राजधानी थी मारी शहर, वो फरात नदी के किनारे स्थित था। इसमें आएगा मारी। दूसरा, स्टेपी क्षेत्र के देवता डैश के लिए मारी नगर में मंदिर बनवाया गया। तो स्टेपी क्षेत्र के जो देवता थे उनको डैगन बोलते थे, जिनके लिए मारी नगर मतलब मेसोपोटामिया की राजधानी में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो यहां स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन का नाम लिखा जाएगा। तीसरा, 2800 ईसा पूर्व के आसपास उरूक नगर का जो क्षेत्रफल था बहुत ज्यादा फैल गया था और लगभग 400 हेक्टेयर में उरूक नगर 2800 ईसा पूर्व के आसपास फैल चुका था। चौथा, डैश एक युगांतरकारी परिवर्तन था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुम्हार के चाक का निर्माण एक युगांतरकारी परिवर्तन इसलिए था क्योंकि कुम्हार के चाक से बहुत सारे मटके बनाए जा सकते थे, बहुत सारी गोल चीजें बनाई जा सकती थी मिट्टी से। तो एक ये युगांतरकारी परिवर्तन था मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुम्हार के चाक का निर्माण। पांचवा, पिता का घर, उसका पशुधन और उसका खेत मतलब उसकी संपत्ति उसके डैश को मिलते थे। पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके पुत्र को मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलते थे। छठा, मारी का राजमहल डैश हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था। तो मारी का जो राजमहल था वो
2.4 हेक्टेयर में फैला हुआ एक विशाल राजमहल था। तो 2.4 हेक्टेयर। 7वां, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? डैश था। तो 7वें में आपको स्वतंत्र बेबीलोन के अंतिम शासक का नाम लिखना है, जो थे नेबोनिडस। ये नाम आप याद रखें, नेबोनिडस। ये स्वतंत्र बेबीलोन नगर के आखिरी शासक थे। 8वां, डैश ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में सीरियाई आधिपत्य से मुक्त करवा लिया था। सीरिया का साम्राज्य विशाल था, उसमें बेबीलोनिया नगर भी उनके नियंत्रण में था। लेकिन किसने 625 ईसा पूर्व में इसको उनके नियंत्रण से मुक्त करा लिया? तो नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को सीरियाई आधिपत्य से मुक्त करवा लिया। तीसरे क्वेश्चन में सत्य और असत्य बताना है, कुल 2 अंक के लिए। पहला, मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया में व्यापारिक संबंध थे और बहुत सारी वस्तुएं मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता में जाती थी और हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी मोहरें मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई जाती हैं, जिससे दोनों के व्यापारिक संबंध का पता चलता है। दोनों सभ्यताएं समकालीन थी, इसका पता चलता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा, मेसोपोटामिया का समाज और वहां की संस्कृति विभिन्न समुदायों के लोगों से मिलकर नहीं बने थे। मतलब मेसोपोटामिया के समाज में एक ही समुदाय के लोग रहा करते थे। यह कथन असत्य है, क्योंकि मेसोपोटामिया के नगरों में यायावर समुदाय के लोग भी जब हमला करके नगरों में आ जाते थे, लूटपाट करते थे और कई बार वो व्यापार भी करते थे और स्थायी रूप से बस जाते थे, तो वो मेसोपोटामिया के नगरों का भाग बन जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया का समाज और वहां की संस्कृति विभिन्न समुदायों के लोगों से मिलकर बने थे। तो यह कथन बिल्कुल असत्य हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको 1-1 अंक के 2 दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 4 है ये टोटल में, गिलगेमिश कहां का शासक था? आपके ऑप्शन है उर, उरुक, मारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गिलगेमिश जो है, जिसके नाम पर महाकाव्य लिखा गया और जो कुल 12 पट्टिकाओं में पाया गया है, गिलगेमिश राजा हुए हैं और इन्हीं के नाम से महाकाव्य भी पाया गया 12 मिट्टी की पट्टिकाओं में, और ये उरूक के बड़े ही प्रसिद्ध शासक हुए हैं। तो गिलगेमिश उरूक के राजा थे। 1 अंक के लिए आपका उत्तर है बी। 5वां, शहरीकरण की विशेषता क्या थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता में जब अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं वह श्रम का विभाजन था। श्रम के विभाजन से व्यापार करना, वस्तु निर्माण करना आसान हुआ और सामाजिक संगठन था, जिसके कारण व्यापार का बड़ा प्रसार हुआ, कृषि का प्रसार हुआ और नगरों का उत्थान हुआ। तो नगरों के उत्थान में, शहरीकरण में इन 2 बातों का बड़ा योगदान रहता है। तो सी में आपका ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन दोनों, या डी उपरोक्त कोई भी नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, उपरोक्त दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। उर नगर में नगर नियोजन की पद्धति का अभाव पाया गया। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ये कुल 3 अंक का है, लेकिन यहां आपको हम 5 पॉइंट्स इसमें बता देंगे। 5 अंक का आए तो आप इसमें लिख सकते हैं। उर एक प्रसिद्ध नगर था मेसोपोटामिया का, जहां की जो गलियां मिली हैं वो बड़ी संकरी मिली हैं, उनकी चौड़ाई कम है और वो टेढ़ी मेढ़ी भी पाई गई है। गलियों में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जल निकासी के लिए लोगों ने अपने आंगन में पानी इकट्ठा करने के लिए हौज बनाए हुए थे फर्श के नीचे, जहां बारिश का पानी और घर का पानी इकट्ठा होता था। लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते थे और वो सारा अपना कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे, जिससे गलियों का जो स्तर है वो उठता जाता था और मकान नीचे पड़ता जाता था। कुछ समय के बाद उन्हें अपने दरवाजे की ऊंचाई बढ़ानी पड़ती थी, अपने मकान की ऊंचाई बढ़ानी पड़ती थी। गलियां घुमावदार थी, पतलियां थी, उनमें पहियों वाली गाड़ियां नहीं जा सकती थी
और घरों तक सामान पहुंचाने के लिए वो लोग गधों का इस्तेमाल करते थे, जो पतली और घुमावदार गलियों में आसानी से जा सकता था। इन सब बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उर नगर में नगर नियोजन मतलब किसी तरह की योजना बनाकर नगर नहीं बसाया गया था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जब हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि वहां नगर नियोजन था। वहां जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी, नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, योजना बनाकर वहां नगर बसाए गए प्रतीत होते हैं। इसके पक्के साक्ष्य हमें अध्ययन में मिलते हैं। लेकिन उर नगर नियोजन पद्धति से नहीं बसाया गया था, वहां नियोजन पद्धति का अभाव था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यह क्वेश्चन आपका कुल 5 अंक का है। यहां हमें मेसोपोटामिया की दुनिया को क्या देन है, नहीं, यहां हमें मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन की बात करनी है। और क्वेश्चन है, संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा रही है, स्पष्ट करें। तो यहां हमें मेसोपोटामिया में जो काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा शुरू हुई इसके बारे में बताना है। 5 अंक के लिए यह क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 1, मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा रही है, जिससे संसार को बहुत कुछ सीखने को मिला है। बी, 1800 ईसा पूर्व के आसपास वहां मिट्टी की बनी हुई कुछ पट्टिकाएं पाई गई हैं, जो धूप में सुखाई हुई है। वहां हमें गुणा और भाग की टेबल बनी हुई मतलब तालिका बनी हुई उन पट्टिकाओं में मिली है। इसके अलावा वहां जो मिट्टी की पट्टिकाएं पाई गई हैं उनमें वर्ग और वर्गमूल मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट और चक्रवर्ती ब्याज की सारणियां भी पाई गई हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि गणित का काफी विकास मेसोपोटामिया में हो चुका था। इसके अलावा समय की गणना का जो आजकल हमारे जीवन में प्रचलन है हमारे आसपास, जैसे एक साल में 12 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, ये समय का विभाजन भी मेसोपोटामिया के लोगों ने ही किया। ये काल की जो गणना है ये उनकी बड़ी देन है, विद्वतापूर्ण परंपरा रही है। और वो लोग इस सब की जो गणना थे वो सूर्य और चंद्र ग्रहण से घटित होने वाले वर्ष, मास और दिन के अनुसार हिसाब किताब रखते थे। इसके अलावा वो रात में आकाश में जो तारे हैं, तारेमंडल हैं, उनकी बदलती हुई स्थिति का भी ध्यान रख के अध्ययन करके वो गणना करते थे। संभवतः ये बिल्कुल सही बात है कि दुनिया को मेसोपोटामिया सभ्यता की देन, सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। चलते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी 5 अंक के लिए है। मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को क्या देन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। या ये ऐसे भी आ सकता है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करो। तो मेसोपोटामिया से का प्रभाव पूरी दुनिया पर काफी रहा है। बहुत सारी ऐसी विकास हुए हैं जिनकी शुरुआत मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुई, जिससे पूरे विश्व को बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे पहला, मेसोपोटामिया में लेखन कला और गणित की गणनाओं का विकास हुआ। जैसे वहां जो मिट्टी की पट्टिकाएं पाई गई हैं, वहां गुणा, भाग, घटा, जमा, चक्रवर्ती ब्याज की सारणियां मिली हैं, स्क्वायर रूट की सारणियां मिली हैं। दूसरा, मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की शुरुआत के साक्ष्य मिलते हैं। एक बेहतरीन सामाजिक संगठन के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, सामाजिक व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। 3 प्रसिद्ध नगरों का नाम आप याद रखेंगे, उर, उरुक और मारी। तीसरा, मेसोपोटामिया में ज्ञान को मिट्टी की पट्टिकाओं के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए विद्यालय जैसी संस्थाएं बनाई गई, ताकि ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। चौथा, शिल्पकला का विकास हम मेसोपोटामिया में पाते हैं। जैसे मोहरें वहां बनाई गई, जैसे वारका शीर्ष नाम की एक मूर्ति जो हमें मिली है, एक महिला के शीर्ष की सिर की मूर्ति मिली है जो सफेद संगमरमर में तराश कर बनाई हुई है, जिससे हमें बेहतरीन शिल्पकला की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई लगती है। पांचवा, बहुत सारे अभिलेख, दस्तावेज रखने की परंपरा मेसोपोटामिया में शुरू हुई। जैसे विवाह और उत्तराधिकार के मामलों के दस्तावेज वहां पाए गए। मंदिरों में बहुत सारी वस्तुएं कैसे बांटी गई, किन लोगों को दी गई, वितरित की गई, इसके भी बहुत सारे दस्तावेज वहां
मिट्टी की पट्टिकाओं में पाए गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दस्तावेज रखने की परंपराओं की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई है। छठा, बस्तियों का विकास भी मेसोपोटामिया में होता है। बहुत सारे बड़े बड़े नगर मेसोपोटामिया में पाए गए। मारी जो शहर जो उनका राजधानी नगर था वो 2.4 हेक्टेयर में फैला हुआ था। एक समय ऐसा भी आया जब उरुक नगर का जो क्षेत्रफल था वो बहुत ज्यादा फैल गया, मोहनजोदड़ो नगर से भी बहुत ज्यादा। इसके साथ हमारा ये तीसरा असाइनमेंट पूरा होता है। पहले 2 असाइनमेंट हम आपको पहले ही भेज चुके हैं। धन्यवाद।